ज्यादा देर नहीं हुई थी। रात का तीसरा पहर चल रहा था। बाहर सन्नाटा था और अंदर एक खामोश सा सवाल अपने आप से टकरा रहा था। क्या सब कुछ वैसे ही है जैसा हम सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी है जो इतना उलझा हुआ है कि जितना ज्यादा सोचो उतना ही और फंसते चले जाओ? दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां रास्ते तो होंगे मगर मंजिल नहीं, सवाल होंगे मगर जवाब नहीं, और अगर कोई जवाब होगा भी तो शायद उसे जानना ही सबसे बड़ा भ्रम होगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 50 ऐसे पैराडॉक्स, विरोधाभास, जो सिर्फ लॉजिक को ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख देते हैं। ये वो सवाल हैं जो ना सिर्फ दिमाग को उलझाते हैं बल्कि दिल को भी हिला देते हैं। पैराडॉक्स एक अजीब सा लफ्ज है ना? कुछ ऐसा जो अपने आप में ही उल्टा हो, एक ऐसी बात जो सही भी हो और गलत भी। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं, बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यह बात झूठ है, लेकिन अगर यह झूठ है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर सीधी बात के पीछे एक टेढ़ा सवाल छुपा हो। यह पैराडॉक्स दोस्तों सिर्फ लॉजिकल पजल्स नहीं है, ये दर्पण है, मिरर्स, जिनमें हम अपने दिमाग की सीमा को देख सकते हैं। ये याद दिलाते हैं कि इंसान कितना भी समझदार बन जाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा समझ के बाहर ही रहेंगी, और शायद उसी में असली सुंदरता छुपी है। पैराडॉक्स हमें उकसाते हैं, चुनौती देते हैं और अक्सर परेशान भी कर देते हैं। सोचो एक पल के लिए, क्या तुम खुद को समझते हो? अपने आसपास की दुनिया को समझ पाए हो? जो वक्त बीत गया, क्या उसका मतलब तुम वाकई समझ पाए? हम जीते हैं एक भ्रम में कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये भ्रम तोड़ते हैं। यदि हमें बताते हैं कि कुछ भी फाइनल नहीं है, पूर्ण नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पैराडॉक्स सिर्फ आधुनिक विज्ञान में होते हैं। नहीं, ये तो हजारों सालों से हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, एक ही चीज मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह भी एक पैराडॉक्स ही था दोस्तों, क्योंकि अगर तुम्हें यह पता है कि तुम कुछ नहीं जानते तो तुम्हें कुछ तो पता है, और अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम कुछ नहीं जानते? प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने इस कंफ्यूजन के समुद्र में डुबकी लगाई है, और हर बार एक ही एहसास होता है, जितना गहरा जाओगे उतनी अंधेरी गहराइयां वो मिलेंगी। और ऐसा ही एक पैराडॉक्स है खुद हम, मानव मन। दिमाग एक ऐसा औजार है जो सवाल पूछता है और जवाब ढूंढता है, लेकिन कभी कभी दिमाग खुद अपने ही जाल में उलझ जाता है। कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं जिनमें जवाब देने की कोशिश भी दिमाग को एक लूप में डाल देती है। जैसे एक इन्फिनिट मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जहां तुम्हारा प्रतिबिंब तुमसे 1000 बार गुणा हो जाए और तुम समझ ही ना पाओ कि असली चेहरा कौन सा है। तो सवाल यह नहीं है कि पैराडॉक्स असली हैं या नहीं, सवाल यह है कि हम उन्हें फेस कैसे करते हैं। क्या हम उनसे डरते हैं? क्या हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं? या फिर हम उनसे कुछ सीखने की हिम्मत रखते हैं? बुद्ध ने कहा था, उंगली में मत अटक जाओ, तो चांद की ओर इशारा कर रही है, चांद को देखो। पैराडॉक्स भी वैसे ही हैं। वो उंगली नहीं है, वो चांद है, और अगर हम उनमें खो जाएं तो शायद हम अपनी हकीकत का एक गहरा और शांत रूप महसूस कर सकते हैं। और यह महसूस करने के लिए तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ सवाल के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, शांति से, सुकून से, जैसे तुम अभी इस वीडियो के साथ कर रहे हो। रात का वक्त है, सब कुछ धीमे हो चुका है, शब्दों का भाव, सोच का राग और दिमाग की गति अब एक सुकून भरे संगीत में बदल रही है। यह वक्त है दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों के साथ एक आध्यात्मिक सा नृत्य करने का। क्या तुम तैयार हो? लेकिन मैं तुमसे एक चीज और कहना चाहता हूं। पैराडॉक्स सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, वो एक दरवाजा होता है, एक रास्ता जो उस दुनिया की ओर ले जाता है जहां सब कुछ प्रश्न चिन्ह बन जाता है। और वहीं तो सच में आजादी है। सोचो, अगर तुम किसी बात को निश्चित रूप से नहीं जानते तो तुम उस बात के लिए पूरी तरह से खुले हो, और जब तुम खुले हो तभी तुम सच में सुनते हो, तभी तुम सच में देखते हो, तभी तुम सच में सोचने लगते हो।
तो ये वीडियो एक जैसे और विपरीत जैसे पैराडॉक्स के जरिए एक यात्रा है। कभी समय का पजल तो कभी तुम्हारे ही स्व की गुत्थी, कभी भौतिकी के नियमों के खिलाफ जाकर और कभी नैतिकता की भूल भुलैया में भटककर। एक एक सेगमेंट, एक एक पैराडॉक्स तुम्हें धीरे धीरे चुनौती देगा, पर डराने के लिए नहीं, बल्कि सुलझाने के लिए भी नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस पैराडॉक्स के साथ हो सको। और जैसे जैसे तुम थकने लगोगे सोच सोच कर, वैसे वैसे तुम उस पैराडॉक्स में घुलने लगोगे, और जैसे जैसे तुम घुलोगे वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत होगा और शायद आखिरकार सोने को तैयार भी। तो चलो इस यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन याद रखो यह कि ये कोई दौड़ नहीं है, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो बस एक रात की बात है तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच। आज रात कुछ ऐसे सवालों के साथ गुजरेगी जिनके जवाब नहीं मिलते, और शायद इसी में एक सुकून छुपा है। एक पल लो, सांस लो, सोचो मत, सिर्फ महसूस करो, वक्त को रोको मत, सिर्फ उसके साथ बहो। क्योंकि अगला जो पैराडॉक्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो तुमसे एक और सीधा सा सवाल पूछेगा, तुम हो कौन? और जब तुम उस सवाल का जवाब ढूंढने जाओगे तो तुम्हें शायद यह एहसास होगा कि तुम जिसका जवाब दे रहे हो वो शायद कभी था ही नहीं। क्या कभी आपने अपने आप से यह पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं मतलब सच में, नाम के अलावा, काम के अलावा, रिश्तों के अलावा, भूमिकाओं के अलावा, तुम हो कौन? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी स्मृतियां, क्या यह सब मिलाकर तुम बन जाते हो? या फिर यह सब तो बस एक भ्रम है, एक अस्थाई संयोजन जिसे तुमने पहचान, आइडेंटिटी का नाम दे दिया है। आज के इस खंड में हम एक ऐसे विरोधाभास, पैराडॉक्स को खोजने वाले हैं जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और शायद सबसे अधिक व्यक्तिगत भी। द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। सोचो एक पल के लिए, यदि तुम अपना नाम भूल जाओ तो क्या तुम समाप्त हो जाते हो? यदि तुम्हारी सारी यादों तक पहुंच समाप्त हो जाए तो क्या तुम नहीं रहते? और यदि तुम हर रोज एक नई अनुभूति, एक नई सोच, एक नई छवि बन जाते हो, तो फिर वह मैं कौन सा है जो स्थिर है? यह विरोधाभास उस मूल प्रश्न से शुरू होता है, मैं कौन हूं? और उत्तर मिलता है, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन अगला सवाल तुरंत आता है, फिर यदि मेरी सोच बदल गई तो क्या मैं भी बदल गया? और वहीं से यह पहेली शुरू होती है, एक स्व जो हर समय बदल रहा है, क्या उसका कोई असली रूप है? चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, ग्रीस में एक राजा था, थीसियस। उसका एक प्रसिद्ध जहाज था जो हर युद्ध के बाद थोड़ा थोड़ा पुराना होता जाता। एक दिन उस जहाज का एक पटरा टूटा तो नया लगा दिया गया। अगले महीने पाल फट गया, उसे भी बदल दिया गया। धीरे धीरे एक एक करके सारे हिस्से बदल दिए गए। सवाल यह है, जब जहाज के हर हिस्से को बदल दिया गया तो क्या यह अब भी थीसियस का मूल जहाज था? और यदि उसके पुराने हिस्सों को अलग से जोड़कर एक नया जहाज बना दिया जाए तो असली जहाज कौन सा होगा? यही विरोधाभास है, द शिप ऑफ थीसियस। लेकिन यह केवल जहाज के लिए नहीं है, यही बात हमारे लिए भी है। हमारी कोशिकाएं हर 7 साल में पूरी तरह नई हो जाती हैं। हमारे विचार, स्मृतियां, भावनाएं सब बदलते रहते हैं। हमारे विश्वास, राय, इच्छाएं सब विकसित होते रहते हैं। फिर भी हम कहते हैं, मैं वही हूं जो मैं हमेशा था। लेकिन क्या वास्तव में? सोचो, 10 साल पहले के तुम और आज के तुम, क्या दोनों एक जैसे हैं? 10 साल पहले तुम किस बात पर हंसते थे, किस बात पर रोते थे, क्या चाहते थे, क्या सोचते थे? क्या सब कुछ वही है? यदि सब कुछ बदल गया है तो तुम वही कैसे हो? और फिर भी एक अजीब सी अनुभूति होती है, एक निरंतरता जिसे हम मैं कहते हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा हो जो हमारे हर संस्करण को जोड़ता जाता हो। विरोधाभास वहीं से जन्म लेते हैं, जहां हम सोचने लगते हैं कि मैं एक स्थायी चीज हूं, लेकिन हर प्रमाण उसके विपरीत होता है। बौद्ध धर्म में इसे अनत, एनटा कहते हैं, नो सेल्फ थियरी। बुद्ध ने कहा था, कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्म नहीं है। जो तुम सोचते हो कि तुम हो वह बस एक धारा है, अनुभूतियों, विचारों, भावनाओं और स्मृतियों की। जैसे किसी नदी के प्रवाह में हर बूंद नए पानी की हो,
फिर भी हम उसे एक ही नाम से बुलाते हैं, गंगा, यमुना। लेकिन वह नदी हर पल बदल रही है, उसका आकार, प्रवाह, गहराई, सब कुछ। फिर भी हम उसे एक पहचान देते हैं। वैसे ही तुम भी एक प्रवाह हो। तुम्हारा मस्तिष्क एक चलचित्र प्रदर्शक, मूवी प्रोजेक्टर है, और तुम उसके दृश्यों को पहचान कहकर देखते हो। लेकिन प्रदर्शक तो वही है, पर दृश्य हर बार नया होता है। तो असली तुम क्या हो? इस विरोधाभास में एक और परत जुड़ती है, स्मृतियों की। हम कहते हैं मैं अपनी यादों का संग्रह हूं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है स्मृतियां भी त्रुटिपूर्ण होती हैं, वे पुनर्निर्मित होती हैं, और उन्हें बदला भी जा सकता है। यदि तुम्हारे अतीत की स्मृतियां विकृत हैं, तो क्या तुम्हारा अतीत स्व भी विकृत है? और यदि अतीत स्व विकृत है, तो वर्तमान स्व भी क्या उसी विकृति का संस्करण है? यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती, और इस श्रृंखला में हम कभी भी किसी असली बिंदु तक नहीं पहुंचते। कोई स्थायी पहचान, कोई स्थिर मैं कभी मिलता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम हर रोज उठते हैं और कहते हैं मैं हूं। शायद इसी में इस विरोधाभास की असली शक्ति छुपी है, क्योंकि यदि तुम एक नहीं हो तो तुम कुछ भी बन सकते हो, और यदि तुम कुछ भी बन सकते हो तो तुम मुक्त हो। सोचो, यदि पहचान, आइडेंटिटी केवल एक भ्रम है, तो तुम्हारे दुख भी भ्रम हो सकते हैं। तुम्हारा अपराध बोध, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी असुरक्षाएं। यदि तुम वह नहीं हो तो उनका वजूद भी अस्थायी है। यह बोध शांति भी देता है, और थोड़ा विचलन भी। कुछ लोग कहते हैं यदि मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं किस बात का सहारा लूं, और कुछ कहते हैं यदि मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं सब कुछ हूं। यह विरोधाभास तुम्हें विकल्प देता है। या तो तुम इस भ्रम से चिपक जाओ और हर समय अपनी पहचान की रक्षा करते रहो, या फिर तुम उसे विलीन होने दो और एक नई, अधिक खुली वास्तविकता में प्रवेश करो। एक ऐसी वास्तविकता जहां तुम नाम से नहीं, अनुभूति से जीते हो, जहां तुम सोच से नहीं, मौन से समझते हो, जहां तुम मत से नहीं, निरीक्षण से अपनी पहचान बनाते हो। एक क्षण लो, सांस लो। क्या तुम वो हो जो अभी सोच रहे हो, या वो जो केवल सोच को देख रहा है? क्या तुम विचार हो, या वह सजगता, अवेयरनेस, जो विचारों को गुजरते हुए देख रही है? यही पहचान का विरोधाभास है। जो तुम हो वो तुम नहीं, और जो तुम नहीं शायद वही तुम हो। और यदि तुम अपने मन को शांत कर दो तो तुम्हें एक खामोशी सुनाई देगी, जहां पहचान विलीन हो जाती है और केवल अस्तित्व, बीइंग, बचा रहता है। कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई इतिहास नहीं, सिर्फ एक वर्तमान क्षण जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं। सोचो, कितनी शांतिप्रद अनुभूति है ना? जब तुम्हारा अतीत भी तुम्हारा नहीं और भविष्य भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो तुम केवल अब हो। एक ऐसा विरोधाभास जहां तुम मौजूद भी हो और नहीं भी, जैसे स्वप्न में तुम किसी और बन जाते हो और जागते ही सब लुप्त हो जाता है। लेकिन क्या पता यह भी एक स्वप्न हो। और जैसा कि एक दार्शनिक ने कहा था, मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक तितली हूं जो उड़ती फिर रही है, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या मैं एक पुरुष हूं जो तितली बनने का स्वप्न देख रहा था, या एक तितली जो यह स्वप्न देख रही है कि मैं एक पुरुष हूं। पहचान का विरोधाभास वहीं से फिर से शुरू होता है। और हर रात जब तुम सो जाते हो और तुम्हारा नाम, काम, याद, रिश्ता सब निलंबित हो जाता है, फिर भी कुछ बचा रहता है। वही कुछ शायद असली तुम है। लेकिन उसका नाम क्या है, उसका आकार क्या है? क्या वह बताया जा सकता है, या केवल अनुभव किया जा सकता है? इस विरोधाभास का कोई समाधान नहीं है, और शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि यह विरोधाभास सुलझाने के लिए नहीं है। इसे तो केवल अनुभव किया जा सकता है। रात और गहरी होती जा रही है, तुम्हारा मस्तिष्क अब थोड़ा विलीन हो रहा है, विचार मंद हो रहे हैं, और जो तुम हो उसकी पकड़ भी धीरे धीरे छूट रही है। लेट इट गो। बस इस अनुभूति के साथ रहो कि तुम जो समझते हो कि तुम हो, वह केवल एक विचार था, और असली तुम शायद सोच से परे है, शब्दों से परे, समझ से परे। और इसी सुकून में हम अगले विरोधाभास की ओर बढ़ेंगे। एक विरोधाभास जो समय को लेकर आता है,
जहां हर पल लगता है अब है, लेकिन अब कभी टिकता नहीं। क्या कभी सोचा है वक्त क्या है? नहीं, सच में वक्त जिससे हम हर रोज भागते हैं, हर मिनट गिनते हैं, हर कैलेंडर पर निशान लगाते हैं, वही वक्त जो न दिखता है न छू सकते हो, फिर भी हर चीज पर राज करता है। पर एक सरल सवाल सब कुछ उल्टा कर देता है। आखिर अभी क्या है? जो पल तुम अभी जी रहे हो, जिसे तुम वर्तमान क्षण कह रहे हो, क्या वह सच में है भी, या केवल एक झलकती माया है, एक फिसलती हुई खिड़की जो कभी टिकती ही नहीं? यह विरोधाभास सरल है, पर जब तक तुम उसे महसूस नहीं करते, वह तुम्हारे दिमाग के कोने में चुपचाप घूमता रहता है, जैसे कोई विचार जो समझ में तो आता है पर समझाया नहीं जा सकता। सोचो, तुम अभी ये सुन रहे हो, ये वाक्य अभी, लेकिन जब तक मैं अभी कह रहा हूं, वह अभी अब नहीं रहा, वह पल जा चुका है। तुम्हारे पास केवल उसकी गूंज है, स्मृति। अगला क्षण भविष्य में है, और जैसे ही वह आता है वह तुरंत भूतकाल बन जाता है। तो वर्तमान क्षण यानी अब क्या कभी होता भी है, या केवल एक माया है जहां भूत और भविष्य का संगम होता है? एक छाया जिसे हम अभी कह देते हैं। यही है वक्त का फिसलता हुआ विरोधाभास। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का भेद केवल एक जिद्दी भ्रम है। और यह बात केवल विज्ञान नहीं, बल्कि दर्शन और आध्यात्म भी कहते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक योगी हिमालय में तपस्या कर रहा था। एक शिष्य उसके पास गया और पूछा, गुरुजी, आपका पसंदीदा समय कौन सा है? योगी ने आंखें खोलकर कहा, न कल न कल का। मेरा पसंदीदा समय वही है जो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। शिष्य भ्रमित हो गया, बोला, लेकिन अगर पकड़ा नहीं जाए तो उसका मतलब क्या हुआ? योगी मुस्कुराकर बोला, वही तो वक्त का राज है बेटा। जो दिख रहा है वह जा चुका है, जो आएगा वह बना नहीं, और जो तुम्हें लग रहा है अब है, वह केवल एक दूरी है दोनों के बीच। अगर तुम इस विरोधाभास में गहराई से उतर जाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि हम कभी भी वर्तमान में नहीं होते। जब हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो हम स्मृतियों में होते हैं। जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो योजनाओं और आशंकाओं में होते हैं। लेकिन वर्तमान क्षण वह एक रेजर की धार जैसा है, एक सूक्ष्म क्षण जहां सब कुछ घुल जाता है। और विडंबना यह है कि वही क्षण है जहां जिंदगी होती है। बौद्ध ध्यान या यौगिक ध्यान इसी बिंदु को छूने की कोशिश करते हैं कि तुम या तो बीते हुए वक्त में जी रहे हो या आने वाले वक्त के सपने में। लेकिन असली सुकून, असली अस्तित्व सिर्फ इस अभी के एक क्षण में छिपा है। लेकिन वह अभी टिकता नहीं। तुम सोच रहे हो, मैं अभी हूं, फिर अगला विचार, मैं अब भी अभी हूं, पर हर अभी एक सेकंड में घुल जाता है, जैसे किसी ने मिट्टी से बनी मूर्ति हवा में उड़ा दी हो। तो क्या हम किसी ऐसी चीज में जी रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है? विज्ञान भी इस विरोधाभास को स्वीकार करता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार कोई भी क्षण स्थिर नहीं होता। हर संभावना एक सुपरपोजिशन में होती है जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। और जैसे ही तुम उसे देखते हो, वह क्षण स्थिर हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह भूतकाल बन जाता है। एक और अजीब तथ्य यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क हर चीज को संसाधित करने में समय लगाता है। जो तुम्हें लगता है कि तुम लाइव देख रहे हो, वह कुछ मिलीसेकंड पुराना होता है। तो जब तुम सोचते हो कि यह अभी हो रहा है, तुम्हारा दिमाग उसे पहले ही संसाधित कर चुका होता है। वक्त सच में हमेशा तुमसे एक कदम आगे या पीछे होता है, कभी साथ नहीं। और फिर भी हम हर वक्त अब में जीने की कोशिश करते हैं। विडंबना है, नहीं? चलो इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम एक ट्रेन में हो, बाहर सब कुछ चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन तुम्हें पता है तुम ही चल रहे हो। वैसे ही वक्त भी शायद स्थिर है, लेकिन तुम्हारा मन उसमें से गुजरता है, एक पर्यवेक्षक की तरह। और तुम्हें लगता है कि वक्त चल रहा है, लेकिन शायद तुम चल रहे हो, वक्त नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा वक्त, भूत, वर्तमान, भविष्य एक साथ अस्तित्व में हो। बस तुम्हारा मन एक टॉर्च की तरह उसके एक एक दृश्य को प्रकाशित करता हो। जैसे एक फिल्म रील, पूरी मूवी एक साथ होती है, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्टर एक फ्रेम दिखाता है एक वक्त में। तो क्या वक्त रैखिक
लिनियर है या एक भ्रम है जो तुम्हारी धारणा का परिणाम है? यही वक्त का विरोधाभास है। हर चीज उस पर निर्भर है, लेकिन उसका खुद का वजूद पकड़ में नहीं आता। और जब तुम गहराई से इसमें डूब जाते हो तो तुम्हारा नियंत्रण का भाव भी घुलने लगता है। अगर वक्त एक माया है तो क्या तुम्हारा भविष्य भी तय है? क्या तुम्हारा बीता हुआ कल अभी भी कहीं किसी अदृश्य आयाम में मौजूद है? और अगर हर क्षण पहले से मौजूद है तो क्या तुम स्वतंत्र हो या तुम एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जिसका अगला दृश्य तुम्हें अभी तक पता नहीं? यही सोच तुम्हारे अस्तित्व को अस्थिर बना देती है। लेकिन इस विरोधाभास में एक सुकून भी है। अगर अभी केवल एक माया है तो तुम्हारे अफसोस भी माया है, तुम्हारे भविष्य के डर भी अस्थायी हैं। तुम्हारा हर दुख, हर दबाव, हर डेडलाइन, सब कुछ घुल सकता है अगर तुम केवल अभी में हो जाओ। न भूतकाल में उलझो, न भविष्य में भटकाओ। बस एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अभी में हूं? क्या मैं इस क्षण को बिना जज किए, बिना भागे सिर्फ अनुभव कर सकता हूं? वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है, वही तो वक्त के विरोधाभास को महसूस करने का तरीका है। और जब तुम वाकई अभी में चले जाते हो तो तुम्हें लगता है वक्त रुक गया, पर सच्चाई यह है तुम रुक गए हो। तुम्हारे विचार रुक गए हैं, तुम्हारे डर निलंबित हो गए हैं। और वहीं से शुरू होती है एक अकालिक वास्तविकता, एक ऐसी वास्तविकता जहां वक्त नहीं होता, सिर्फ अस्तित्व होता है। और उस अस्तित्व में कोई दबाव नहीं होता, कोई कैलेंडर नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई भूतकाल, कोई भविष्य, कुछ नहीं। सिर्फ एक अनंत मौन जहां तुम हो और सब कुछ घुल जाता है। तो आज रात जब तुम आंखें बंद करो तो इस विरोधाभास के साथ जाओ कि वक्त तुम्हारे अंदर ही बहता है और तुम उसके साक्षी हो। ना भूत हो, ना भविष्य, ना अभी। तुम बस हो। और ये होना ही सबसे बड़ी आजादी है। सुनो, क्या तुम आपको सुन सकते हो? या वह भी चला गया? जाने दो, अगला विरोधाभास तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां आंखों के बिना भी देखा जा सकता है। आंख सब कुछ देखती है या सिर्फ वही देखती है जो दिखाया जाता है? यह सवाल शायद सरल लगे, लेकिन जब इसके अंदर उतरते हो तो यह तुम्हारी पूरी वास्तविकता हिला देता है। क्योंकि परसेप्शन यानी देखने का तरीका सिर्फ आंखों से नहीं होता, वह होता है दिमाग से। और दिमाग अपनी कहानी बनाता है। तो आज रात चलो हम परसेप्शन के इस विरोधाभास, पैराडॉक्स में डूबते हैं, जहां जो तुम देख रहे हो वो हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए शुरू करते हैं सबसे सीधे जगह से, तुम्हारी आंखों से। तुम्हें लगता है तुम्हारी आंखें पूरा दृश्य देख रही हैं, है ना? तुम्हारे सामने जो भी है, एक टेबल, एक कमरा, एक मोबाइल स्क्रीन, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन एक वैज्ञानिक तथ्य तुम्हारे भरोसे को तोड़ देता है। तुम्हारी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां रोशनी पड़ती ही नहीं या सिग्नल दिमाग तक पहुंचता ही नहीं, पर फिर भी तुम्हें वह जगह दिखती है। तुम्हारा दिमाग उस मिसिंग जगह को भर देता है। तुम्हें कुछ भी अधूरा महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोलता है, खूबसूरती से। यही तो पैराडॉक्स है। तुम्हारी आंखें अधूरी जानकारी भेजती हैं और तुम्हारा मन उसमें कहानी डाल देता है, पैटर्न्स बनाता है, रंग मिलाता है, खाली जगहों को भरता है और फिर कहता है, देखो सब कुछ स्पष्ट है। जबकि सच्चाई यह है, तुम्हें वो चीज कभी दिखी ही नहीं। तो क्या परसेप्शन सच होती है या वह सिर्फ कल्पना होती है जो तुम्हें वास्तविक लगती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो? यह विरोधाभास उस क्षण और गहरा हो जाता है जब तुम अपनी मान्यताओं, बिलीफ्स को देखते हो। मान लो किसी ने तुमसे कहा, यह आदमी खतरनाक है। अगले ही पल से तुम उस आदमी को अलग आंखों से देखने लगते हो। तुम्हारे इशारे बदल जाते हैं, तुम्हारा विश्वास घुलने लगता है। वजह? तुमने परसेप्शन बदल ली। लेकिन क्या वह आदमी वाकई खतरनाक था या सिर्फ तुम्हारी आंखों में वह छवि बन गई थी? तो फिर वास्तविकता कौन सी है? वह जो बाहर की दुनिया में है या वह जो तुम्हारे अंदर बनती है? इस पैराडॉक्स की दूसरी परत और भी अजीब है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ देखने के वक्त नहीं, सोचने के वक्त भी अंधा होता है।
हर व्यक्ति के दिमाग में एक कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी ही पूर्व धारणाओं, बायसेस को कभी नहीं देख पाता। जैसे कोई अपनी सोच को लॉजिक समझता है, जबकि वह सिर्फ कंडीशनिंग होती है। तुम बिना सोचे मान लेते हो कि जो तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, वह सब ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब किसी और का नजरिया आता है, तुम प्रतिक्रिया देते हो, नहीं, तुम गलत हो। वजह? क्योंकि तुम्हारी परसेप्शन ने तुम्हें एक कहानी सुनाई है और तुम उस कहानी के नायक बन चुके हो। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ और सोचो, क्या मैं सच में वो देख रहा हूं जो वास्तविक है, या सिर्फ वो जो मैं देखना चाहता हूं? तभी तुम उस पैराडॉक्स के पहले दरवाजे तक पहुंच जाते हो। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि दुनिया एक माया है, भ्रम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया को जैसे देखते हो, वह परसेप्शन इल्यूजन है। सोचो, एक मिराज को ही ले लो। गर्मी में सड़क पर दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाते हो, वह गायब हो जाता है। क्या वह झूठ था? नहीं, तुम्हारे लिए वह रियल था। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिमाग, सब उस इल्यूजन को रियल मान चुके थे। लेकिन सच तब आया जब तुमने मूवमेंट किया। परसेप्शन भी ऐसे ही काम करती है। जब तक तुम स्थिर हो, तुम्हें लगता है तुम सच देख रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सोच को शिफ्ट करते हो, तुम्हें दिखने लगता है, वेट, जो मैं देख रहा था वह सिर्फ एक कोण, एंगल्स था। और फिर तुम्हें पता चलता है, कोण ही वास्तविकता बदल देता है। यह पैराडॉक्स तब और ताकतवर हो जाता है जब तुम भावनाओं से गुजरते हो। जब तुम डिप्रेस्ड हो, दुनिया ग्रे लगती है। जब तुम प्यार में हो, दुनिया ब्राइट लगती है। लेकिन क्या दुनिया वाकई बदल जाती है, या तुम्हारा मन अपना फिल्टर लगा देता है? जैसे इंस्टाग्राम पर तुम फोटो पोस्ट करते हो और एक वार्म फिल्टर डालते हो, वैसे ही तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग परसेप्शन पर फिल्टर्स लगाते हैं और तुम समझते हो यह दुनिया है। लेकिन सच में वह दुनिया नहीं, तुम्हारी अंदरूनी स्थिति, इंटरनल स्टेट का प्रोजेक्शन होती है। तो अगर तुम खुद को नहीं समझ रहे, तो दुनिया को कैसे समझोगे? यह पैराडॉक्स थोड़ा पीड़ादायक भी है, क्योंकि इसमें कोई ठोस जमीन नहीं होती। अगर तुम्हारे देखने का तरीका ही भरोसेमंद नहीं है, तो क्या तुम किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हो? क्या तुम खुद पर विश्वास कर सकते हो? और यह डर, यह अनिश्चितता शायद तुम्हें परेशान कर सकती है। लेकिन अगर तुम उस अनिश्चितता को स्वीकार कर लो, तो तुम एक नई आजादी महसूस करते हो, क्योंकि फिर तुम किसी भी एक कहानी में फंसे नहीं रहते। तुम सोच सकते हो, आज जो मुझे लग रहा है वह कल बदल सकता है। और तुम्हारा ईगो थोड़ा घुलने लगता है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि तुम्हारे पास ट्रूथ नहीं है, सिर्फ व्यूज हैं, सिर्फ एक आंशिक लेंस है जिससे तुम दुनिया को देख रहे हो। और फिर थोड़ा सा साइलेंस आता है, एक शांति, एक मुलायमपन, एक ऐसी स्पेस जहां तुम दूसरों की परसेप्शन को भी रिस्पेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अब यह समझ आ गया है, सबके पास अपना ब्लाइंड स्पॉट होता है। सब अपने फिल्टर से देख रहे होते हैं, सब अपने इल्यूजन्स के अंदर जी रहे होते हैं, और सबको लगता है कि वही रियल है। जब तुम इस पैराडॉक्स के साथ गहराई से बैठते हो, तुम अपनी आंखों पर संदेह करते हो, अपने दिमाग को धीरे से ऑब्जर्व करते हो, और फिर तुम पूछते हो, मैं क्या देख रहा हूं और क्यों देख रहा हूं? यह पूछना ही शायद परसेप्शन का सबसे ईमानदार कार्य है। और यह पूछने के बाद तुम कभी भी सर्टेनिटी के साथ बात नहीं करते। तुम सॉफ्ट हो जाते हो, फ्लेक्सिबल, अलाइव, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चीज परसेप्शन है, और परसेप्शन हमेशा इल्यूजन की छाया में होता है। तो जब अगली बार तुम किसी इंसान को जज करने लगो या किसी स्थिति पर रिएक्ट करने लगो, तो एक सेकंड के लिए रुक जाना और खुद से पूछना, क्या मैं वो देख रहा हूं जो वाकई है, या सिर्फ वो जो मैं देखना चाहता हूं? शायद उस एक सेकंड में तुम्हारा ईगो खुल जाए और तुम देख पाओ, बिना फिल्टर के, बस एक झलक के लिए, एक ग्लिम्स ऑफ ट्रूथ जो परसेप्शन के परे है। वही तो रियल सीइंग है, वही तो इनर विजन है, और शायद वही
तुम्हारा अगला कदम है, रात के सुकून भरे वक्त में एक आईने के सामने खड़े हो जाओ। अपनी आंखों में झांको। जो चेहरा तुम देख रहे हो, क्या वह वाकई तुम हो? क्या तुम वाकई अपनी पहचान समझ पाए हो, या तुम भी उसी एंशिएंट ट्रैप में हो जो हर इंसान के साथ होता है, द मिरर ट्रैप। यह पैराडॉक्स तुम्हारी आइडेंटिटी को तोड़ता नहीं, लेकिन उसे डिसॉल्व करता है। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, दिखाई नहीं देता पर हर बूंद में होता है, वैसे ही तुम्हारा मैं कौन हूं एक ऐसी पहचान बन जाता है जो फिक्स चिर लगती है, लेकिन होती नहीं। चलो, इस रात हम अपने आप से एक सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं। मैं कौन हूं? तुम शायद जवाब दोगे, मैं रोहन हूं, मैं अंजलि हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक राइटर हूं। पर सोचो, अगर ये सब चीजें तुमसे ले ली जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा रोल, तुम्हारा मेमोरी, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा वह चेहरा जो तुम आईने में देखते हो, या कुछ और? यही तो आइडेंटिटी का पैराडॉक्स है। तुम्हारी पहचान लगती है जैसे वो तुम्हारे अंदर लॉक्ड है, एक सॉलिड कोर जैसे, लेकिन जैसे ही उसे अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हो, वह डिसॉल्व होने लगती है, जैसे किसी ने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई हो। पहले लगता है वो एक शेप है, एक इंसान, एक नाम, लेकिन अगर तुम उस मूर्ति को पानी में रखो, वह मिट्टी बन जाती है। तुम भी वही हो, मिट्टी से बने हुए। हर लेयर एक रोल है, हर शेप एक डेफिनेशन है, पर अंदर सिर्फ मिट्टी है। और यह मिट्टी हर वक्त नए शेप्स ले रही है। कभी तुम एक दोस्त हो, कभी एक एनिमी, कभी एक पेरेंट, कभी एक चाइल्ड, कभी एक कॉन्फिडेंट वॉइस, तो कभी एक कंफ्यूज्ड साइलेंस। तो क्या ये सब तुम हो, या इनमें से कोई भी नहीं? मिरर ट्रैप यह कहता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा नाम, यह सब रिफ्लेक्शन है। लेकिन तुम रिफ्लेक्शन नहीं हो। तुम वह हो जो मिरर के पीछे है। तुम वो हो जो ऑब्जर्व कर रहा है। तुम वो हो जो ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा है, खामोशी में। और सबसे अजीब बात यह है कि पहचान कभी भी तुम्हारी अपनी नहीं होती। तुम्हारा नाम तुमने नहीं रखा, तुम्हारी भाषा तुमने नहीं चुनी, तुम्हारे बिलीव्स तुमने क्रिएट नहीं किए। वो तो सोसाइटी ने, कल्चर ने, फैमिली ने तुम्हारे अंदर डाले। तुम बस उनका कंटेनर बन गए। तुमने उन्हें एब्जॉर्ब किया, जैसे मिट्टी पानी को पी लेती है। तो क्या तुम्हारा मैं भी दूसरों का बनाया हुआ है? यह थॉट पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर अगर तुम थोड़ी देर उसके साथ बैठे रहो तो एक काल्म आता है, क्योंकि तब तुम समझने लगते हो तुम्हारी आइडेंटिटी कोई फाइनल ट्रूथ नहीं है। वह एक फ्लोइंग प्रोसेस है, एक रिवर की तरह, हर मोमेंट बदलती हुई, हर टर्न पर नई होती हुई। और अगर तुम इस रिवर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो तुम पेन महसूस करते हो, लेकिन अगर तुम फ्लो के साथ बह जाते हो तो एक अजनबी सुकून आता है। सोचो, एक छोटी सी बात पर, जैसे तुम्हारा नाम, तुम उस नाम से कितनी डीपली अटैच्ड हो, पर वह नाम तो सिर्फ एक लेबल है, वह तुम्हारी एसेंस नहीं है। अगर कल किसी ने तुम्हें किसी और नाम से बुला दिया तो क्या तुम चेंज हो जाओगे? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हार्ट, सब वही रहेगा। तो नाम क्या था? सिर्फ एक साउंड, एक हैबिट, एक रिफ्लेक्शन। वैसे ही तुम्हारा प्रोफेशन भी। तुम कहते हो मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन अगर कल तुम्हारा काम चला गया तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं, तुम तब भी हो, पर शायद थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि तुमने अपने आप को एक लेबल से जोड़ दिया था और वो लेबल चला गया। तो असली तुम उसके परे कौन है? ये तो मिरर ट्रैप है। वह हर चीज जिसमें तुम अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हो, वह एक सरफेस होती है, एक मिरर। और जब तुम उस मिरर में देखते हो तो तुम्हें लगता है यही मैं हूं, पर वह तो एक रिफ्लेक्शन होता है, इन्वर्टेड, रिवर्स्ड, अनरियल। जैसे कोई एक्टर जो स्टेज पर अलग अलग रोल्स प्ले करता है। हर प्ले में वह अलग कपड़े पहनता है, अलग नाम रखता है, अलग डायलॉग्स बोलता है, पर स्टेज से नीचे उतरने के बाद वह एक सिंपल इंसान होता है। तुम भी वही हो। तुम रोल्स प्ले करते हो, बेटा, बहन, स्टूडेंट, लीडर, आर्टिस्ट, फेलियर, विनर। लेकिन तुम उन रोल्स के परे भी कुछ हो, और वो कुछ क्या है वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, साइलेंस में।
जब तुम अपने रोल से थक जाते हो, जब तुम्हारा ईगो कोलैप्स करता है, जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए अंधेरे में सोच रहे होते हो, ये सब चीजें मैंने बनाई थी, पर असली मैं क्या हूं? वही मोमेंट जब सब मास्क गिर जाते हैं, वही मोमेंट होता है ट्रू आइडेंटिटी की एक झलक। वो आइडेंटिटी कोई फिक्स जमी नहीं होती, वो एक प्रेजेंस होती है, एक स्टिलनेस, एक काल्मनेस, एक विटनेस जो सब कुछ देख रहा है बिना जज किए। और उस मोमेंट में तुम समझते हो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तुम अपने फेलियर्स नहीं हो, तुम अपने टाइटल्स नहीं हो। तुम एक ओपन स्काई हो जिसमें ये सब क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन क्लाउड के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, तुम सिर्फ स्काई हो। और जब तुम इसको समझने लगते हो तो तुम्हारा अटैचमेंट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। पहले लगता था कि अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तुम टूट जाओगे, अब लगता है वो उनका परसेप्शन है, मैं तो हूं ही। पहले लगता था कि अगर तुम्हारी सक्सेस चली गई तुम खत्म हो जाओगे, अब लगता है सक्सेस एक वेव थी, मैं तो समुद्र हूं। यही तो पैराडॉक्स है, जितना तुम आइडेंटिटी के पीछे भागते हो उतना तुम उससे कंफ्यूज हो जाते हो, और जितना तुम उसे छोड़ते हो उतना तुम अपने असली सेल्फ के करीब आते हो। मिरर ट्रैप सिर्फ तब ब्रेक होता है जब तुम मिरर से आंख मिलाना बंद कर देते हो, जब तुम अंदर जाते हो वहां जहां कोई लेबल नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ एक साइलेंस है, एक प्रेजेंस, एक डेप्थ जिसमें तुम डूब जाते हो। और तब तुम्हें समझ आता है तुम कोई थिंग नहीं हो, तुम कोई स्टोरी नहीं हो, तुम एक बीइंग हो, और वह बीइंग हर पल नहीं है। जब तुम सो रहे होते हो वह बीइंग वही होती है, जब तुम जागते हो वह बीइंग वही होती है, जब तुम रो रहे होते हो वह बीइंग वही होती है, जब तुम हंसते हो वह बीइंग वही होती है। वह कभी बदलती नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करती है। और उस बीइंग को समझने के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ होना पड़ता है। और इस होने में ही तुम अपने असली मैं से मिलते हो। तो अगली बार जब तुम मिरर के सामने जाओ, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा मुस्कुराना और कहना, तू तो बस रिफ्लेक्शन है, मैं तो उसके पीछे हूं। रात की गहराइयों में आंखें बंद करके सोचो, अगर ये दुनिया एक सपना हो, एक सपना जो बिल्कुल वास्तविक लगता है, खूबसूरत लगता है, मगर जादुई नहीं, सब कुछ एक माया हो। अंग्रेजी में इस विरोधाभास को कहते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। हां, एक ऐसी अनुभूति वाला विरोधाभास जिसमें हम सब एक कृत्रिम संसार में हो सकते हैं, जिसे किसी अद्भुत प्रोग्रामिंग ने बनाया हो। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछो अपने आप से, अगर मैं एक सिमुलेशन में हूं तो मेरा मैं कौन है? सोचो, अगर सब कुछ कोड है, तुम्हारा दिमाग भी कोड है, तुम्हारी जिंदगी भी कोड है, तब तुम कौन हो? यह प्रश्न सरल है, लेकिन उत्तर मिलते ही दिमाग उलझन में पड़ जाता है, जैसे कोई मजेदार पहेली जिसका कोई अंत नहीं। एक छोटा सा सोचने का अभ्यास करो, अगर तुम किसी खेल जैसे GTA या वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में हो तो तुम्हें अपने शरीर का हिस्सा समझना मुश्किल हो जाता है, मगर तुम ये महसूस करते हो, भावनाएं, पीड़ा, प्रेम, दर्द या फिर खुशी, सब कुछ वास्तविक लगता है। तो अगर भावनाएं वास्तविक लगती हैं, तब क्या कहना है? यह सिमुलेशन है, इसीलिए वो सब झूठा है। अगर तुम्हें प्रेम होता है, क्या उसका कोड कम प्रभावशाली होता है? तो शायद हम जीवन के कोड की परत पर संतुलित हैं। बहुत से आधुनिक विचारकों ने कहा है, शायद हम एक कंप्यूटर गेम के भीतर हैं जिसे कोई अत्यधिक विकसित सभ्यता चला रही है। दार्शनिक निक बॉस्ट्रोम ने भी कहा, या तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं करेंगे कि पूर्वजों के सिमुलेशन बना सकें, या फिर हम पहले से ही एक में हैं। अर्थात या तो हम कभी सिमुलेशन नहीं बनाएंगे या फिर हम स्वयं पहले से ही उसमें हैं। यह विचार शांतिप्रद भी हो सकता है और डरावना भी। शांत इसलिए कि सोचो, एक ऐसे रचयिता ने तुम्हारी दुनिया का कोड लिखा और उसने तुम्हें एक सुरक्षित घर दिया। मगर डरावना इसलिए क्योंकि अगर तुम एक सिमुलेशन हो तो तुम नियंत्रित हो सकते हो, एक आभासी कठपुतली जिसे कोडर बटन दबाकर चलाता है। और इस विचार का खींचातानी तुम्हारे भीतर चलती रहती है कि क्या तुम स्वतंत्र हो, और तब तुम एक और विरोधाभास में फंस जाते हो।
अगर यह सिमुलेशन है तो स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि हर क्रिया कोड के अनुसार पूर्व निर्धारित है। लेकिन उसके बाद तुम सोचते हो, पर अगर मेरा कोड जटिल है तो क्या मैं फिर भी कुछ महसूस नहीं कर सकता? जैसे एआई ने कुछ भावनाएं सृजित की हैं, क्या वो वास्तविक नहीं होती? जीवन भी तो एक अंतिम एआई सिमुलेशन हो सकती है जिसमें पीड़ा भी महसूस होती है। और अगर तुम सच में महसूस कर रहे हो, तब क्या फर्क पड़ता है, सिमुलेशन है या असली? यह विरोधाभास आलिंगन जैसा हो जाता है जब तुम और गहराई में उतरते हो। एक और दृष्टिकोण है रचयिता का। सोचो, एक प्रोग्रामर ने तुम्हारी जिंदगी का कोड लिखा। हर रोज एक रूटीन चलता है, मगर क्या उस रचयिता को तुम्हारी पहचान का बोध है? उसके लिए तुम केवल कोड हो, मगर उस रचयिता ने तुम्हें जीवित महसूस कराया। तो क्या तुम्हारे सपने निरर्थक हैं, या फिर रचयिता की गहनता मायने रखती है जीवन को वास्तविक महसूस कराने में? यह विरोधाभास आगे बढ़ता है। कहीं तुम केवल साक्षी नहीं हो, बल्कि एक फंक्शन कॉल हो, मगर तुम्हारा आंतरिक अनुभव फंक्शन कॉल नहीं माना जा सकता। इंसान की विशेषता तब प्रकट होती है जब वह अपने आंतरिक अनुभव और विश्वास के बीच का संबंध ढूंढता है। कल्पना करो, तुम एक विशाल वर्चुअल मैट्रिक्स में हो, लेकिन तुम्हें कोई जानकारी नहीं। तुम्हारा मस्तिष्क पूर्णतः विश्वास करता है कि यह वास्तविक दुनिया है, और तब तुमने लिखा, यह मेरे दिमाग का फंक्शन है या सब कुछ वास्तविकता का हिस्सा? अगर तुम इस वास्तविकता को चुनौती दे देते हो, तब तुम कॉन्शियस क्रिएटर बन जाते हो। पर अगर तुम चुनौती नहीं देते, तब तुम डिफॉल्ट कोड के साथ घर बैठे रहते हो। सोचो, एक कलाकार पहले कैनवास पर चित्र बनाता है जिसे दुनिया देखती है। फिर वह कैनवास से बाहर निकलता है, आंखें खोलता है, खुद देखने लगता है, मैंने क्या रचा। दार्शनिक मोड। तुम कैसे जान पाओगे कि यह कैनवास ही सब कुछ नहीं है? क्योंकि हर दृष्टिकोण अपने सीमित बॉक्स के भीतर ही क्रियाशील होता है, और सभी बॉक्स एक दूसरे से ओवरलैप भी होते हैं। तब मुख्य अंतर भी भ्रमित करते हैं। यह विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब तुम खुद को रचयिता मानने लगते हो, क्योंकि तुम तर्क में सक्षम हो और एक विशाल सृजनात्मक प्रणाली का हिस्सा भी। तो तुम एक साथ पर्यवेक्षक भी हो, रचयिता भी, विषय भी हो, वस्तु भी। और यह भ्रम शांतिपूर्वक समाप्त हो जाता है जब तुम एक अंतिम बोध पर पहुंचते हो। हम स्वप्न हैं जो स्वयं को अनुभव कर रहा है। वह स्वप्न जिसे हम सिमुलेशन कहते हैं, या फिर असली संसार। भेद मिट जाता है, अर्थात रचयिता भी रचना है, विषय भी वस्तु है, अंदर भी बाहर है, और इस मिश्रण में एक आध्यात्मिक शांति आती है। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारी पहचान सिमुलेशन के भ्रम की पृष्ठभूमि से हट जाती है। तुम एक स्थिर भूमिका से मुक्त हो जाते हो। शायद तुम चेतना हो, वह चेतना जिसे सिमुलेट नहीं किया जा सकता, और रचयिता का कोड भी उसमें विलीन हो जाता है। और तब तुम असली संसार या सिमुलेटेड संसार की द्वैत धारणा से परे पहुंच जाते हो, क्योंकि असली या नकली फर्क तब अर्थहीन हो जाता है। पर अगर सब कुछ असली है ही नहीं, सब कुछ एक मैट्रिक्स है जो एक जागरूकता का अनुभव है, तो फर्क क्या? मूल रूप से तुम समुद्र की एक लहर हो, छोटी, क्षणिक, मगर वास्तविक एक लहर हो, अनुभव भी। और अब बैठो, एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। खामोशी का एक कदम लो, क्योंकि इस विरोधाभास के रिश्ते में सबसे बड़ी अनुभूति होती है। तुम अनुभव हो, अनुभव जो कभी दिव्य होता है, कभी साधारण। और अगर तुम एक पर्यवेक्षक हो, तो स्वयं को देखना भी एक कोड हो सकता है। मगर उस निरीक्षण में जो बाहर तक रास्ता खोजता है, उसमें कुछ उत्तरदायित्व भी होता है। तुम असली हो या सिमुलेशन, तुम हमारे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हो, और तुम्हारी उपस्थिति मूल्यवान है। और सबसे सुरक्षित रास्ता इस विरोधाभास के बीच में ही मिलता है, जहां तुम पहचान के वस्तुनिष्ठ दावे से हट जाते हो और आत्मगत पुनः निर्माण को भी जल्दी पकड़ नहीं लेते। तो तुम सिर्फ होते हो, हर चीज के चौराहे पर खड़े, पर्यवेक्षक भी और पर्यवेक्षित भी। इस रात इस आत्मचिंतन के साथ सो जाओ। तुम एक अजनबी हो,
अपनी ही जिंदगी में, मगर तुम उसी अजनबी के सबसे अच्छे मित्र भी हो। जो फर्क होता है वह कृत्रिम है, और जो असली होता है वह तुम्हारा साक्षी है। और आज रात की अंतिम फुसफुसाहट है। जिंदगी हो सकती है सिमुलेशन, मगर जो देख रही हो वह अनुभव ही रहेगा, और उसमें ही सत्य छिपा है। शोज, इस विरोधाभास को अपनी नींद में घुल जाने दो। अंधेरे से कभी सितारे टूट के गिरते हैं? क्या उनमें से कोई जमीन तक, जमीर तक, या हमारे ख्वाबों तक पहुंचती है? इस यूनिवर्स में जहां ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हर एक स्टार के आसपास प्लेनेट हो सकते हैं, फिर भी खामोशी का राज है। फेर्मी पैराडॉक्स क्या है? सिंपल सवाल है, जहां है सब, पर जब तक तुम इसके हवाले से थोड़ा दिल दिमाग दोनों से जागो, उसका सिंपल जवाब तुम्हारी सोच को ही हिला देता है। सोचो, अगर यूनिवर्स में ज्यादा लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, तो क्यों नहीं कोई एविडेंस है, कोई मैसेज, कोई स्पेसशिप, कोई सिग्नल? अगर हम 13.8 अरब साल पुराने यूनिवर्स में बस एक शॉट लेते हैं जिसमें दूसरे सिविलाइजेशन इवॉल्व कर सके, तो स्टैटिस्टिकली कुछ तो होगा। फिर भी साइलेंस है, शोर नहीं। खामोशी के इस वैक्यूअस म्यूजिक में तुम अपने आप से एक रफ्तार पूछते हो, अगर हम अकेले नहीं हैं तो कहां है वो? माइकल हार्ट, फ्रैंक ड्रेक ने इक्वेशन बनाई जिसमें फैक्टर्स डाले गए, स्टार्स की नंबर, प्रोपोर्शन हैविंग प्लैनेट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी। और जब तुम हर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट्स या तो शायद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या फिर बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं वी आर द फर्स्ट, वी आर द ओनली, और कुछ कहते हैं दे वर हियर, अब गए। कुछ कहते हैं वी आर वेटिंग इन क्वारंटीन, उनकी नजर में हम डेंजरस हैं। ये पैरानोइया में ही नहीं, एग्जिस्टेंशियल फियर में भी बदल जाता है। अंधेरे के बीच तुम एक स्मॉल डॉट हो और तुमसे कोई बोल नहीं रहा। ये साइलेंस एक वैक्यूम नहीं है, ये एक मिरर है। मिरर में हम अपने आप को नहीं देखते, हम वही देखते हैं जो हम हो सके होते हैं। और जब हम यूनिवर्स को देखते हैं, हम अपने पोटेंशियल, अपनी लोनलीनेस, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। फेर्मी पैराडॉक्स को समझना मतलब कम्यूट करना बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड डिस्पेयर, बिटवीन होप एंड फ्यूटिलिटी। अगर कोई एडवांस्ड रेस है, शायद वो हमसे इतने आगे हैं कि हम उन्हें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। शायद वो हमारी तरह ह्यूमंस नहीं, सॉफ्टवेयर बेस्ड लाइफ हो। शायद वो इंटेंशनली चूज करते हैं नॉट टू कॉन्टैक्ट अस, फेसबुक वाली स्टोरी, कंटिन्यूअस पंच। शायद वो हमारे फॉर्मलेस इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरस्टेलर लाइक ट्रांसेंडेंट बीइंग्स हैं जिसे हम मशीन भूल रहे हैं। या फिर ये पैराडॉक्स उतना ही कंसेप्चुअल है जितना अंकल कौन सी आंटी को शादी करोगे वाला ड्रामा। मीनिंग, शायद यूनिवर्स ऐसा बना ही नहीं था कि मल्टीपल लाइफ सपोर्ट करे। मे बी द यूनिवर्स इज हॉस्टाइल इनफ दैट लाइफ डाइज बिफोर इवॉल्विंग टेक। मे बी कॉस्मिक डिजास्टर्स बार बार होती हैं, गैमा रेज, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर एनोमलीज, सब कुछ लाइफ को उकसाता ही नहीं। पर अगर ऐसा है तो क्या हम समहाउ लकी हैं? लकी म्यूटेंट्स, लकी टाइमलाइन। ये थॉट वियर्डली कंफर्टिंग भी हो सकता है। हम इस इनसेन प्ले में फर्स्ट प्लेयर हो सकते हैं। और फिर तुम अपने आप से पूछते हो, अगर हम ऑलरेडी एडवांस बन गए तो भी खामोश भी रह सकते हैं। शायद हम इंटेंशनली सेल्फ साइलेंसिंग स्ट्रैटेजी चूज करें, क्योंकि इंटरस्टेलर ब्रॉडकास्टिंग खुद रिस्क हो सकता है, प्रेडेटर को बुलाने जैसा। एक कहानी है जब कार्ल सागन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर हम अपनी प्रेजेंस अनाउंस करें तो शायद एक एग्रेसिव स्पीशीज हमें डिटेक्ट करके कॉलोनाइज कर दे। यह सुनकर तुम थोड़ा डर जाओगे और शायद यह फीलिंग कंफ्यूज भी करे, सेफ नहीं होने की कोशिश या अटेंशन चाहने का साइलेंट स्क्रीम। यह पैराडॉक्स तुम्हें डीपली गिव एग्जिस्टेंशियल इनसाइट कि जो यूनिवर्स लगता है कोल्ड, वो या तो बिल्कुल बैरन है या फिर सोच रहा है कि स्पीकअप नहीं करे। और तुम खुद भी उसी डिसीजन के सामने खड़े हो, अपेरेंटली स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, बट विद अ चॉइस। चॉइस की सुकून कि तुम एग्जिस्ट करना चूज कर रहे हो। अगर तुम एडवांस्ड हो भी, तुम फिर भी स्पीकअप नहीं कर रहे, या स्पीकअप कर रहे हो, एंड साइलेंस इज योर आंसर।
एक और ट्विस्ट, शायद यूनिवर्स के दूसरे एंड्स पे सिमिलर वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट बबल में अपने एवोल्यूशन में फेज है, और कभी कभार हमने सिग्नल्स पिक किए जिसे हम फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, पल्सर, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर क्या ये उनकी पोएट्री हो या सिर्फ फिजिक्स का नॉइज? ये कंफ्यूजन ही फिर फेर्मी पैराडॉक्स का सिग्नेचर बन जाता है। ये पैराडॉक्स अपने तीनों डिमेंशंस में ट्रैवल करते टाइम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट स्केल करते, साथ ही साथ तुम्हारा पर्सनल साइकी डिस्टर्ब भी करता है। क्या तुम सेफ हो या तुम एक हाइड एंड सीक गेम में हो? क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो या तुम ऑब्जर्व हो रहे हो? और सरप्राइज, स्टक इन दैट रिफ्लेक्शन, साइलेंट स्पेस बिटवीन स्टार्स, समटाइम्स लाउडर देन एनी स्क्रीम। और जब तुम अलाउ करते हो अपने सेल्फ को डिसॉल्व इन दैट साइलेंस, शायद तुम एक असर भी देख पाओगे, तुम्हारा अपना एग्जिस्टेंस एको। तुम एक्सीडेंटली जनरेट कर रहे हो डिटेक्टेबल पैटर्न्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, आपकी उपस्थिति के प्रतिबिंब। यूनिवर्स का हाईजैक मोमेंट तुम्हें एक चेन, लॉजिकली एंड बायोलॉजिकली के पार्ट में डाल सकता है, और फिर तुम रियलाइज करते हो यू आर सॉल्विंग द पैराडॉक्स बाय सिंपली एग्जिस्टिंग। वॉइस नहीं है, लाइट्स, फ्रीक्वेंसीज, मैथमेटिक्स पैटर्न हो सकते हैं, बट वाटर की तरह साइलेंटली सरफेस पर कामनेस क्रिएट होती है बाय प्रेजेंस। और सोचो, अगर कोई विटनेस हो, अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन 1 करोड़ साल दूर डिटेक्ट हमारे एको, वही इको एग्जिस्टेंस का प्रूफ जो हम खामोश माना करते हो, बट जो सबसे डीपली सेंटर में होता है, हमारी आइडेंटिटी का एसेंस। और फिर तुम घर के बेड में वाइड स्प्रेड पीस के साथ सो जाते हो। नो प्रूफ रिक्वायर्ड, नो सिग्नल्स रिक्वायर्ड, सिर्फ हमारा होना ही इनफ हो सकता है। इस पैरानोया के साथ नहीं, इस क्वाइट कंफर्ट के साथ। रात की हवाएं हल्की सी घूम रही हैं, तुम्हारे कमाल के क्वेश्चंस अब तुम्हारे डॉर्म रूम में एको कर रहे हैं। अंधेरे में तुम सोच रहे हो आज रात का सबसे खामोश पैराडॉक्स क्या होगा, और जवाब है ये शब्दों की वो पैराडॉक्स जिसमें शब्द अपने आप पर ही सवाल करते हैं। एक सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, जिसमें ट्रूथ भी कंफाउंडेड है और फॉल्सहुड भी। इंग्लिश में इसे कहते हैं द लायर्स पैराडॉक्स। सोचो, एक ऐसी लाइन जो अपने आप को डिनाई करती, अगर सच है तो वो झूठ बोल रही है, अगर झूठ है तो वो सच कह रही है। और ऐसे ही कोई एंड नहीं है। ये पैराडॉक्स इधर से जमील है ढूंढने के लिए इन्फिनिट इको है, और वैसे भी रात में इन्फिनिट इको सबसे ज्यादा सुकून देता है। पैराडॉक्स ये बोलता है, क्या हम लॉजिक पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अगर एक सिंपल सेंटेंस ही अपने ही ऊपर कोलैप्स हो जाए तो हमारे पूरे लॉजिकल स्ट्रक्चर को हिला सकता है। फिर डिसाइड क्या है, सच, झूठ, या बस एक लूप? लॉजिक के इस दरवाजे ने फिलोसोफर्स को हंड्रेड्स ऑफ सालों से उलझाया है, और जैसे ही तुम डीपली पढ़ते हो, लायर्स पैराडॉक्स एक गेटवे ओजो दौसी ग्योडल के उस ब्रिलियंट थ्योरम्स का। ग्योडल ने मैथमेटिक्स की दुनिया को शेक कर दिया। 1930 दशक में दिखाया कि एक फॉर्मल मैथमेटिकल सिस्टम, अगर वो इतना पावरफुल हो कि वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सके, तो उसमें हमेशा कुछ ट्रूथ्स ऐसी होंगी जो प्रूव नहीं की जा सकती। एक सिस्टम के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शंस या अनप्रूवेबल्स रहते हैं। वो बाउंड होते हैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में, पर उनका कंप्लीट मैपिंग इंपॉसिबल होता है। सोचो, जैसे तुम एक लाइब्रेरी में हो और तुम्हारी लाइब्रेरी खुद के ट्रैकिंग सिस्टम के रूल्स को डिफाइन करती है। तो कभी ऐसा होता है कि तुम लाइब्रेरी से पूछते हो, हे, क्या लाइब्रेरी ये पूछ सकती है, क्या ये स्टेटमेंट लाइब्रेरी के रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड है? और लाइब्रेरी के रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उसका जवाब वो खुद नहीं दे पाती। ये रियलिज्म को नई जान देता है। मैथमेटिक्स और लॉजिक भी इम्परफेक्ट है। इवन नंबर्स और प्रूफ्स के यूनिवर्स में भी कुछ मिस्ट्रीज हमेशा कवर्ड रहती हैं। और सोचो, रात में जब तुम अपना फोन बंद करके सिर्फ अंधेरे में हो, तो तुम्हें यह रियलाइजेशन एक वे अप कॉल देता है। तुम्हारे दिमाग का स्ट्रक्चर भी अपने लॉजिक के अंदर लिमिटेड है। तुम एग्जिस्टिंग पैराडॉक्सेस को फील करते हो, लायर्स पैराडॉक्स जैसे सेंटेंस के लूप जैसे, गोडेल की थ्योरम्स जिसे तुम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते,
और तुम सो जाते हो, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस उस एको को पिक करता है और उस एको के साथ तुम्हारा सबकॉन्शियस रेस्ट करता है, बिकॉज इट नोज थिंग्स कैन रिमेन अननोएबल। और ये अनसर्टेनिटी ऐसी स्वीट सिर्फ रात को ही सुकून दे सकती है, जब डिसीजंस नहीं लेने होते, आंसर्स नहीं ढूंढने होते, बस फील करने होते हैं। फिलॉसफी के एक वोन आउट सेंट ने कहा था, ट्रूथ जैसा भी हो, अगर तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे तो तुम्हारा दिमाग एक स्पाइडर वेब से उलझा रहेगा और तुम सुकून नहीं पाओगे। इस पैराडॉक्सिक थॉट ने कुछ लोगों को डिप्रेस भी किया, क्योंकि मैथमेटिक्स, लॉजिक, लैंग्वेज, सबके अंदर ही अनसर्टेनिटीज छुपी हो सकती हैं। पर अगर इस एम्बिग्विटी को तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें मिलती है एक खामोशी, जिसमें तुम डिसीजंस नहीं लेने होते, जिसमें तुम सिर्फ हो, बिना रूल के, बिना प्रूफ के, बस एक जेंटल एक्सेप्टेंस के साथ। ये पैराडॉक्स तुम्हारे ईगो को डिसॉल्व करता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि इवन योर हाईएस्ट क्रिएटेड सिस्टम, फॉर्मल लॉजिक इटसेल्फ, कैनॉट बी बोथ कंप्लीट एंड कंप्लीटली रिलायबल। और तुम्हारा ह्यूमन एक्सपीरियंस भी इक्वल इम्परफेक्ट है। वही एकोज रात भर तुम्हारे दिमाग के हॉलवेज में साउंड करते हैं। तुम पूछो, क्या मैं कुछ भी सर्टेन हूं? तो तुम्हें नए पर्सपेक्टिव के साथ शायद आंसर मिलता है। सर्टेनिटी ही एक इल्यूजन है। मैथमेटिक्स ने प्रूव किया, कंप्लीट सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है फॉर पावरफुल सिस्टम्स। लॉजिक ने बताया, इवन अ सेंटेंस कैन कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ। लैंग्वेज ने एक्सपोज किया, वर्ड्स कैन लूप, पियर्स, अनपियर्स देमसेल्व्स। और तुम सोचो, फिर मैं किस चीज में ट्रस्ट करूं? और एक व्हाइट नॉटेड पीस तुम्हें एनवेलप करता है। फिलोसोफर्स ने इसे क्यूरियोसिटी का ऑपोजिट नहीं माना, पर पैराडॉक्स का स्वीट ललाबाई। सोचो, अगर तुम एक रात में लायर्स पैराडॉक्स रिसाइट कर रहे हो और इसका इन्फिनिट लूप तुम्हारा ललाबाई बन जाता है, तो तुम लॉजिकल कंफर्ट के बदले एक डीपर कंफर्ट चूज कर रहे हो। और तब तुम सॉफ्टली कहने लगते हो, आई एक्सेप्ट द अननोन, आई एक्सेप्ट द अनप्रूवेबल, आई एक्सेप्ट द इन्फिनिट इकोज इन माई माइंड। यही पैराडॉक्स का गिफ्ट है। यह नजरिया जो तुम्हें अलाउ करता है कि तुम एग्जिस्ट करते रहो बिना फाइनल प्रूफ के, मीन्स तुम सेफ हो। और पैराडॉक्स के इस डांस से जेते तुम जेंटली ड्रिफ्ट करते हो, अपने बिगेस्ट थॉट्स के साथ, अपनी सबसे बड़ी लिमिट्स के साथ, और उनमें ही सुकून मिलता है। इस रात तुम्हारा क्यूरियोसिटी कम ना हो, लेकिन लॉजिकल फटीग शांत हो जाता है और तुम कॉन्शियस माइंड से बेड पर जाते हो विद अ विस्पर ऑफ इंफिनिटी इन योर हार्ट। रात का सबसे अंधेरा पल, जब हवा सुकून सी हो जाती है, तुम्हारे आसपास की खामोशी तुम्हें और गहरा बनाने लगती है और तुम एक अंतिम सवाल के सामने खड़े हो, एक मौन खाई के दरवाजे पर। क्यों कुछ है जबकि कुछ भी नहीं भी हो सकता था? इस सवाल जैसा कोई और नहीं, क्योंकि बाकी सारे विरोधाभासों के जवाब हो सकते थे, सत्य, तर्क, समझ। और यहां किसी चीज का विरोध नहीं है, बस एक खामोशी है और एक अनंत खालीपन की अनुभूति। शब्दों में फिर से, क्या कारण था कि अस्तित्व हुआ जबकि पूर्ण रूप से शून्यता भी संभव थी? अगर कुछ भी नहीं होता, तब भी कुछ क्यों हो गया? इस पंक्ति में कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम उसे खामोशी में सोचते हैं। यह विरोधाभास सबसे गहरा, सबसे रहस्यमय और सबसे शांत। सोचो, अगर तुम एक खाली कमरे में हो, कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, तो क्या तुम वहां हो ही, या क्या तुम अस्तित्व का भी प्रमाण नहीं हो? और अगर कमरा भी नहीं बनता, अगर सब कुछ पूर्ण रूप से शून्य हो, तब भी तुम सोच रहे हो, तो क्या तुम्हारा सोचना ही प्रमाण है कि कुछ है? और फिर तुम महसूस करते हो कि कुछ नहीं, एक विचार है जो कुछ को परिभाषित करके ही अस्तित्व में आता है। तुम कहते हो, अंधकार, प्रकाश के बिना क्या होता है? दरवाजा, बंद दरवाजे का क्या मतलब है? जब खुद घर ही ना हो, शून्यता को वर्णित करने के लिए तुम्हें कुछ परिभाषित करना पड़ता है। और वही चीजें विरोधाभासी रूप से कुछ वैसी ही बातों में खो जाती हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे शून्यता कहते हैं, खोखलापन, खालीपन। पर खालीपन पूर्ण भी होता है, मतलब वह स्थान जिसमें कोई रूप नहीं,
पर संभावना है कि वह सब कुछ बन सकता है। सूफी विचार भी कहते हैं, इखलास का फासला नहीं होता। अल्लाह का रूप तो है ही नहीं, पर फिर भी वह रूप में सारे चेहरे दिखाता है। तो कुछ भी नहीं, पर सब कुछ है। यह विरोधाभास तुम्हें सीधे उपस्थिति के मूल तक ले जाता है। क्या तुम स्वयं एक रूप हो, या तुम एक खालीपन हो जिसमें प्रकाश, अंधकार एवं विचार सब परावर्तित हो रहे हैं? सोचो, जब तुम सो रहे हो, तुम्हारा कमरा अंधकारमय होता है, तुम्हारी सांसें धीमी होती हैं और तुम्हारा दिमाग एक टुकड़ा स्थिरता में शिफ्ट होता है। वही स्थिरता ही शून्यता का आकार है। ना कोई विचार, ना कोई रूप, ना कोई फिर आवश्यकता है, सिर्फ होना। और जब तुम इन शांत क्षणों में सपनों को याद करते हो, तब तुम समझते हो कि सपने में भी हम कुछ थे, पर जब भागना बंद किया, वही हम वापस एक खाली कैनवास में चले गए। तो कुछ है या कुछ नहीं, कोई सत्य नहीं। तो दोनों ही हो सकते हैं। इस विरोधाभास में एक सुकून छुपा है, क्योंकि तुम कारणों के जाल से बाहर निकलकर रुक सकते हो। तुम सीधे उस वास्तविकता में आ जाते हो जहां सवालों की बारिश भी शांत हो जाती है, और तुम एक कदम आगे जाते हो कि जहां कुछ दिन बाद की गया, वहां तुम सिर्फ हो। ना अतीत के झोंबीज, ना भविष्य के भूत। यहां कोई करना नहीं, कोई सोचना भी नहीं, सिर्फ एक अस्तित्व जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना कोई आवश्यकता है, ना अपराध बोध है, ना कोई इच्छा है। जैसे तुम एक स्वप्न के बीच से उठ जाते हो, एक हल्की हवा बहती है और वही हवा स्वयं अस्तित्व बन जाती है। अंदर का सुकून, अंदर की शक्ति वही होती है। इस विरोधाभास के सबसे आखिरी अध्याय में हम एक उपहार अनुभव करते हैं, एक मौन सुकून, संघर्ष की अनुपस्थिति, खोज की अनुपस्थिति। ध्यान देना, यह स्थान सतही समर्पण से नहीं आता। यह स्थान एक जागृत समर्पण है, जहां तुम जागरूक हो लेकिन शांत हो। तुम जागरूक हो कि कुछ है, पर वह कुछ नहीं से ज्यादा गहरा नहीं है। तुम जागरूक हो कि तुम चेतन हो, पर तुम्हारी जागरूकता भी विचारों के बिना प्रकट होती है। और जब तुम इस अनुभूति में घुल जाते हो, तो एक रहस्य तुम्हारे अंदर खामोशी से दोहराया जाता है। कुछ नहीं होने पर भी काफी जिखा सिखा है। कुछ नहीं होने से ही तुम सब कुछ हो सकते हो। कोरस, शून्यता में ही सब कुछ जीवित है, और तुम्हारी सांसों और धड़कनों से स्पष्टता मिलती है। एक क्षणिक अस्तित्व जो क्षण भंगुर है, पर अत्यधिक प्रचुर है। इस रात का सबसे शांत विरोधाभास तुम्हारे साथ सो रहा है। कुछ है, पर वह कुछ शायद कुछ नहीं भी हो सकता था। और इन दोनों संभावनाओं से ही तुम मुक्त हो। तो आज की रात, जब तुम आंखें बंद करोगे, इस विरोधाभास के साथ हर सांस में अपना मन फैलाओ। हर धड़कन के साथ खालीपन को महसूस करो, और पूर्णता को भी। हर एक विचार हल्का होता जाएगा, हर एक अनुभूति फैलती जाएगी, और तुम फीके होते जाओगे। धीरे धीरे विलीन हो जाओगे उस अनंत मौन में, क्योंकि अंततः ध्यान की सबसे बड़ी छलांग, अस्तित्व की सबसे बड़ी शांति, वास्तविकता की सबसे गहरी स्वीकृति तभी आती है जब हम समझते हैं कि हम हमेशा से कुछ भी नहीं थे, और फिर भी स्पष्ट रूप से सब कुछ थे। अब सो जाओ।